अब आगे वंश अंजलि के होठों को बहुत ही प्यार से चमन लग जाता है। अंजलि भी उसके इस प्यार में कोसी जाती है। दोनों की यह प्यार से शुरू हुई ही कि कब एक इंटेंस किस में बदल जाती है ये दोनों में से किसी को पता नहीं चलता। वंश अंजलि की कमर में अपने दोनों हाथों को डालकर उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता है और किचन काउंटर पर बैठा देता है दूसरे हाथ से, ताकि उनके रोमांस के बीच में कोई भी अर्चना ना आ पाए। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को होठों को थाम लेते हैं और बहुत ही प्यार और फैशन के साथ दोबारा से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। दोनों इतने करीब थे कि बीच में से हवा भी नहीं जा सकती थी। दोनों के हाथ एक दूसरे के जिस्म को टटोल रहे थे। काफी देर चली इस इंटेंस किस के कारण दोनों की हिस्सा से भारी होने लगती है। दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वंश अंजलि को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर से उसके होठों को चूमने लगा जाता है। ऐसे ही वो उसके होठों को चूमते चामते ही उसको अपने रूम में ले आता है और उसको लेकर बेड पर गिर जाता है। अब अंजलि बेड पर और वंश अंजलि के ऊपर था। दोनों की ब्रेक हो जाती है। दोनों फिर से अपनी गहरी सांसों के बीच एक दूसरे के अक्ष को देखते हैं और फिर से उनके ऊपर एक नशा सा अच्छा नहीं लगता है। वंश नीचे झुकता है और अंजलि की सुराहीदार गर्दन पर अपने होंठ टिका देता है, जिससे अंजलि के दिल में एक अजीब सी सनसनी पैदा हो जाती है। वह अपनी गर्दन को एक तरफ कर लेती है, जिस वंश को और अच्छे से किस करने का मौका मिल जाता है। वंश किस करते करते ही उसके गले पर वाइट भी करने लग जाता है, जिस वजह से अंजलि अब आह भर रही थी, जिस वंश भी पूरी तरह से मदहोश हो रहा था। वंश धीरे धीरे उनके बीच की कपटों की दीवार को भी हटा रहा था और कुछ ही देर में अब वह दोनों एक दूसरे को अपनी रूह में उतरना शुरू कर देते हैं। वंश के प्यार से अंजलि को दर्द तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उसकी खुशी मिली। अंजलि और वंश का रिश्ता आज से 2 साल पहले ही जुड़ चुका था। जब अंजलि के पिता ने वंश से उसे दूर करने की कोशिश की थी, तब वंश को पता चल गया था कि वह अंजलि से कितना प्यार करता है, लेकिन उन्होंने शादी के बावजूद भी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया था। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वंश चाहता था कि पहले उसकी दोनों बहनें फिर से अपने नॉर्मल अवतार में आ जाए। उसे पूरे रूम में उन दोनों की गहरी सांस और आवाज ही गूंज रही थी। आज की पूरी रात उनके प्यार की साक्षी बनी थी। दोनों की चली इस लंबी और इंटेंस एक्टिविटी के बाद दोनों ही एक दूसरे की बाहों का सुकून प्रकार सो जाते हैं। शेखावत विला में रणविजय थकान से चूर होकर घर वापस आता है। वह सीधा जाकर सोफे पर अपनी आंखों को बंद कर लेते जाता है। तभी उसे अपने सिर पर कुछ छोटे छोटे से हाथ महसूस होते हैं। उसको उन हाथों की मदद से हालांकि ज्यादा जोर नहीं मिल रहा था, लेकिन एक दिल में सुकून था। थोड़ी देर बाद जब रणविजय को सही महसूस होता है, तो वो उसे हाथों को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए अंडरस्को, हम तो आपको पसंद नहीं है ना, तो फिर आपने हमारी मदद क्यों की? क्योंकि मम्मी ने सिखाया है कि अगर कभी भी किसी को भी हमारी मदद की जरूरत हो तो उसकी करनी चाहिए, चाहे सामने हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। यह कोई और नहीं समीर था, जो कि अपने भाई के साथ खेल रहा था, लेकिन जब उसने रणविजय को ऐसे थका थका देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसके पास चलाया। उसको अपने हाथों से चैंपियन देने हैं, क्योंकि वह बाकी के साथ भी ऐसे करता था जब उसकी मामा को बहुत ज्यादा थकान होती थी और उसकी माँ उसको प्राउड से बोलते भी थी कि उसके हाथों में जादू है। रणविजय अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसको भी पड़ी पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। भले ही उन दोनों का रिश्ता इन 3 सालों में नाम मात्र था, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी उसे या उसके परिवार से नफरत करना नहीं सिखाया था। वह तो जब से यहाँ पर आया था लग ही नहीं रहा कि वह 3 साल यहाँ पर नहीं था। अच्छा तुम्हारे नवाबजादे, जरा हमें ये भी बता दीजिए कि हम दुश्मनों में आते हैं अच्छा दोस्तों में? समीर रणविजय की तरफ अपना चेहरा करता है और फिर कुछ सोचता है और फिर अपनी गाल पर उंगली मारते हुए, जो आपने किया है उसे वजह से दोस्त मैं आपको बना नहीं सकता और दुश्मन बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए आप एक बीच वाली जोन में हो।
रणविजय अपनी आंखें छोटी करते हुए अंडस को, बेटा अब इस चीज का मैं क्या मतलब निकाले, क्या मैं तुमको पापा वाला प्यार जाता सकता हूँ और तुम्हारी माँ से बच सकता हूँ, या फिर तुम्हारा कुछ और इरादा है? नहीं, आप मुझको की नहीं कर सकते लेकिन उठा सकते हो, आप मुझे हुक्म नहीं चला सकते लेकिन मेरी बात मान सकते हो, आप मुझे कुछ दिल नहीं सकते लेकिन हाँ आपको मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना पड़ेगा, और हाँ आप मुझको स्कूल छोड़ने आएंगे और सबको हमारा स्वैग भी देखना होगा। रणविजय की आंखें और छोटी हो जाती है, उसे अपने बेटे की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, भले ही वह किसी और चीज में पाखी की तरह हो या ना हो, लेकिन जब वह कुछ समझने को आता था तो वह बिल्कुल अपनी माँ पर चला जाता था, वह भी उसकी पनखुड़ी माँ पर नहीं बल्कि पाखी माँ पर, जो कि खुद ही 23 साल की बच्ची थी। लेकिन खैर रणविजय तो इतने में ही खुश था कि उसके इस छोटे नवाबशादी ने आखिरकार उसकी एक मौका दिया तो सही, वह प्यार से उसकी गाल को किस कर लेता है, जिस वजह से सभी इसको दूर करता है और उसको अपने छोटे छोटे हाथों से करने लग जाता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने तो पहले रूल ही तोड़ दिया इस बीच वाली जॉन का, अब देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ, आप बहुत बुरे हो चुकी है, अब मेरे हाथ आ जाओ फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ये बोलकर का रणविजय के पीछे भागने लग जाता है, रणविजय हंसते हुए आगे भाग रहा था, वही ऊपर खड़ी पनखुड़ी यह सब कुछ देख रही थी, तभी उसके पास वीर आता है और उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। मैंने बोला था ना कि कुछ चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, लेकिन तुम नहीं मानी और शायद तुमने अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पर खुद से ही घूम दिए। हसीन पलों का क्या है वीर, वह तो बहुत आसानी से बन जाते हैं जब हम अपनों के साथ होते हैं, लेकिन शायद जो जिंदगी ने मुझे सिखाया वह सीखना भी जरूरी था। तो क्या इरादा है अपने पति की सजा का, क्या उसको माफ करना है या फिर सजा देनी है? पाखी गहरी सांस लेती है और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है, जैसे देखकर वीर ना में सिर हिलाते हुए। मुझे पता है तेरे दिमाग में जरूर कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, इसीलिए प्लीज उसे मासूम को पक्ष के उसको इतना परेशान भी मत करना कि वह बेचारा खुद ही सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। पाखी उसकी तरफ देखते हुए अंडस को, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ लेकिन सजा तो उसको मिलाकर रहेगी, वह भी बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल हो, जैसे बोलते हैं ना कि प्यासी के सामने पानी पड़ा भी होता है वो उसको पी भी नहीं सकता। ये बोलकर वह वीर को आंख मार कर चली जाते हैं, वहीं वीर उच्च जाता है, उसे समझ ही नहीं आया कि इस बात का क्या मतलब है। जब किसी प्यासे को प्यास लगी होगी तो वह तो सामने रखा पानी उठाकर पी जाएगा, ना उनसे उसके कौन सा हाथ पैर बंधे हैं जो वह नहीं पी पाएगा, यह पाखी भी ना मेरे समझ से बाहर है। वीर खुद में ही बड़बड़ाते हुए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अनजानी सी जगह पर जहां पर एक शख्स को उबलते हुए पानी में डाला जा रहा था, उसकी चीज उसे पूरे घर में पूछ रही थी, लेकिन शायद वहां पर जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी उसे पर दया नहीं आ रही थी। उसको गर्म पानी में डालकर बाहर निकाल लिया जाता है और फिर एकदम से उसे पर वक्त का पानी डाल दिया जाता है, जिस वजह से उसकी स्किन पूरी तरह से निकल जाती है, वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत और अगली दिख रहा था। इस कारण कहते हैं नवीन, जो कि तुमने खुद से ही अपनी खराब किए हैं, क्या जरूरत थी तुम्हें हमारी जिंदगी में आने की, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी बहन के साथ वह सब करने की, और क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे साथ इतना सब करने की? यह कोई और नहीं बल्कि सुमन थी और उसके सामने वाला सेक्स उसका सो कॉल्ड पति नवीन, जिसकी हालत उसने पत्थर कर दी थी। नवीन अपने होठों को खोलना है लेकिन कुछ बोल नहीं पता, जिसे देखकर सुमन पागलों की तरह हंसने लग जाती है। यही होता है डर नवीन, यही होता है, हमारे पास आवाज होती है जबान होती है लेकिन उसके लफ्ज खत्म हो जाते हैं, जैसा तुमने मेरे साथ किया था वैसा मैं तुम्हारे साथ किया है, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, जितनी तुमने मुझे 3 सालों में सजती थी ना उसकी मैंने तुम्हें इन कुछ ही दिनों में दे दी है, और अब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती।
वह पाखी के गार्डों को इशारा कर देते हैं, बाकी के गार्ड उसको लेकर भूखे कुत्तों के सामने डाल देते हैं क्योंकि उनको नोच नोच कर खा जाते हैं। आखिर तक नवीन के मुंह से सिर्फ चीखें निकल रही थी क्योंकि इतनी भयानक और दर्दनाक थी कि अगर कोई भी सुनता तो उसका दिल कांप जाता और वह शायद एक पल के लिए उसे पर रहम करते था। लेकिन वह कहते हैं ना कि हमारे कर्म से ही इंसान जाना जाता है। नवीन ने ऐसी कोई कम नहीं किए थे कि जिस वजह से उसे थोड़ी सी भी दया का पत्र जैसे थोड़ा सा भी सहारे की आप करनी पड़ती। सुमन वहां से बिल्कुल थकी हुई हरी हुई तरीके से बाहर आती है, तभी कोई उसको अपनी बाहों में ले लेता है और उसका सिर सहलाने लग जाता है। सुमन भी उसकी बाहों में रोने लग जाती है। आज मैंने उसे राक्षस को हमारी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया, इतना दूर कि वह जाकर भी हमारे पास नहीं आ पाएगा। उसने जितनी मेरी नंदू को सजा दी, जितने मेरे भाई ने कहा, जितना सब कुछ मैंने कहा, उसकी सजा उसे मिल चुकी है। अब उसके नाम का काला साया कभी भी ना तो मेरे अतीत में शामिल होगा और ना ही मेरे फ्यूचर में। यह कोई और नहीं शेखर था। शेखर उसके मन की सारी बातें सुन लेना चाहता था क्योंकि कभी कभी इंसान को रो लेना चाहिए और अपने मन की सभी बातें बता देनी चाहिए। इसलिए वह खामोश होकर उसकी सभी बातों को सुन रहा था। जब सुमन पूरी तरह से हल्की हो जाती है तो अब वो बिल्कुल नॉर्मल थी। शेखर उसके दो चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए उसके माथे को चूम लेता है। सुमन अपनी आंखें बंद कर लेती है और खोलकर शेखर को देखते हैं जो उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था। सुमन, ये बात मैं तुमसे बहुत बार कहने की कोशिश की है और इतनी बार जीत चुका हूँ कि शायद अब तो तुम्हें भी एहसास हो ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे मेरी अपनी जिंदगी में शामिल होने का मौका दोगी? क्या तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखना, हमारी एक प्यारी सी फैमिली बनाने का मुझे एक मौका दूंगी? तुम्हारा जो भी फैसला हो वह मुझे बता दो। सुमन बिना पल के झटका शिखर की तरफ देख रही थी और उसका ऐसी कोई जवाब ना देना और उसकी खामोशी शहर के हौसले को तोड़ रही थी। उसकी आंखों में नमी ने अपनी जगह बना ली थी। अब आगे शेखर बहुत ही ध्यान से सुमन के चेहरे को देख रहा था, या फिर बोले उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन हर बीते समय के साथ शहर के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अभी तक उसको वह सुनने को नहीं मिला था जिसकी उसे चाह थी। शेखर की हिम्मत अब टूटने लगी थी और उसके आंखों में कुछ आंसू हैं न अपना घर बनाने लगे थे। लेकिन शेखर ने जैसे तैसे कर कर उनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। सुमन जब उसकी आंखों में देख रही थी तो उसे भी महसूस हो जाता है। वह बिना कुछ बोल आगे बढ़ती है और अपने हाथों को शहर के कंधे पर रख लेती है, इससे पहले कि शेखर कुछ रिएक्ट करता। जब उससे कुछ पूछता, सुमन अपनी एड़ियों पर खड़े होकर उसके होठों से अपने होठों को मिल लेती है और फिर एक ही झटके के साथ उससे अलग हो जाती है। हालांकि यह बस एक जीवन थी जो कि सुमन ने सिर्फ शहर के होठों को अपने होठों से छुआ था, लेकिन शहर के लिए तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही एक पल में उलट गई हो। उसका सारा खून उसके दिमाग में जमा हो चुका था, उसका शरीर एकदम से ठंड पड़ चुका था। यह उसके लिए कुछ ऐसा था जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब तुम मुझे अपने अपने बेचारे शहर से तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। वह हकलाते हुए ये कुछ लफ्ज ही बोल पाता है। सुमन को उसकी यह हालत देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और उसकी स्माइल देखकर शेखर को यकीन हो गया कि उसने जो अभी अभी सुना वह सब कुछ सच है। शेखर आगे बढ़कर उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसको वहीं पर गोल गोल घूमने लग जाता है। एंड इसको, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शायद मुझसे ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में और कोई नहीं है। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया, आज मुझे मेरी सुमन मिल गई। मैं तो आज के दिन की छुट्टी ही लागू कर दूं या फिर आज के दिन ही अपना स्पेशल वैलेंटाइन डे को घोषित कर दो। शेखर से अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। सुमन भी उसकी इन हरकतों को देखकर मुस्कुरा रही थी। शेखर उसको नीचे उतरता है और उसके माथे पर किस कर लेता है, वो उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए।
मैं वादा करता हूँ जो तुमने मुझे मौका दिया है मैं उसका कभी भी गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें खुद को तुम्हारे लायक बना सकूं और मैं तुम्हारी आंखों में आज के बाद कभी भी दुख के आंसू नहीं आने दूंगा। अगर आंसू होंगे भी तो वह सिर्फ और सिर्फ खुशी के होंगे। सुमन उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आती है। ये देखकर शेखर उसको फिर से अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ता है कि सुमन फिर से अपने इस शैतानी रूप में आ जाती है और उसके सामने अपना हाथ दिखा देती है तो शेखर कंफ्यूज हो जाता है। मिस्टर शेखर, अगर आपने सुमन को पाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से तो मैं किसी के भी हाथ नहीं आने वाली और खासकर आपके तो बिल्कुल भी नहीं। शेखर अभी भी उसकी तरफ उज्जैन में देख रहा था तो सुमन उसके सिर पर हल्के से मारते हुए, बेवकूफ, ऐसे थोड़ी ना किसी लड़की को प्रपोज किया जाता है। तुम भी पहले मुझे प्रपोज करो, फिर मुझे इम्प्रेस करो, मेरे आगे पीछे घूमो, मुझे मनाने की कोशिश करो, मुझे डेट्स पर लेकर जाओ, फिर जाकर ही मैं मानूंगी ना इतनी आसानी से। अगर मैं तुम्हें मिल गई तो तुम हमारे बच्चों को क्या कहानी सुनाओगे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं शहर अभी भी बुद्धुओं के जैसे खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो सुमन की बात पर गौर करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से उसके पीछे भागते हुए आ जाता है और कर में बैठ जाता है। अगर ऐसी की बात है हमारे फ्यूचर बच्चों की तो मैं तुम्हें इतनी अलग तरीके से प्रपोज करूंगा कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और हमें भी बताने के लिए बहुत सारी कहानी होगी। ये बोलकर वो उसके हाथ को अपने हाथ में थामता है और उसकी गैर पर रख लेता है। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सुकून से अपने मानसर पर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह, आज की यह सुबह सबके लिए खास थी। किसी को अपना प्यार मिल गया था तो किसी को अपना प्यार साबित करने का मौका, किसी को अपने बच्चों का साथ मिल गया था तो किसी को उसके जीने की उम्मीद। सभी हंसी खुशी शेखावत विला में नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी वहां पर हमारे सताए हुए अंश की एंट्री हो जाती है। यह मेरा साला मुझे आराम से खाना खाने भी नहीं देता, ना जाने कौन सी घड़ी में ये पैदा हुआ था, रणविजय चिढ़ते हुए कहता है। लेकिन वह भूल गया था इस साले की बहन उसके बिल्कुल बगल में बैठी है। जब उसका ध्यान खुद पर एक ठंडी सी नजर पर जाता है तो वह अपना सर इधर उधर कर कर देखता है। उसकी नजरें पाखी की नजरों से जा मिलती है, जिस वजह से रणविजय एक खास यानी हंसी हंसना है और चुपचाप से अपने नाश्ते पर फोकस करता है। बेटा, आप यहाँ पर इतनी सुबह सुबह, सब कुछ ठीक है ना? घर में सभी ठीक है ना? यहाँ पर ये हो, वहाँ पर किसी और को क्या परेशानी होगी? ये खुद ही परेशानी है। उद्धरण चिन्ह। सरला जी की बात सुनकर रणविजय फिर से बड़बड़ाते हुए कहता है। इस बार तो पाखी सीधा सीधा उसको एक ऐसे लुक से देख रही थी जैसे कहना चाहती हो कि चुप हो जाओ वरना मुझे करवाना आता है। रणविजय उसकी नजरों की हरकत समझ जाता है और चुप चुप से सिर झुका लेता है। उसकी यह हालत देखकर सबको बहुत हंसी आ रही थी। अंश को भी उसकी खुसफुसाने से अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो भी उसको घूर कर देखता है और फिर सरला जी को देखते हुए, वो सासू माँ ने अपनी लाडली बेटी के आने की वजह से पूजा रखवाई है, इसलिए मैं यहाँ पर बताने आया हूँ। कल राठौर परिवार में पूजा है तो सबको आना है। उद्धरण चिन्ह। उसने यह बात बहुत ही रुड तरीके से कही थी जिसे वहां पर किसी को अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन वो घर आए बच्चे की बेइज्जती भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन हमारे समीर के होते हुए कोई उसकी माँ को कुछ कह दे और वो सुन ले, ये नहीं हो सकता। समीर अपने पास बटर नाइफ को उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, जो सीधा उसके पैर में लगता है। यहाँ पर पहले से ही अंश के प्यारे भांजे का प्यार के निशान थे। यह क्या हरकत है? माँ, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? जब देखो तब ऐसे मुझे क्यों मारते रहते हो? अगर गलती से कभी इधर उधर लग गया तो फिर। उद्धरण चिन्ह। अंश की बात सुनकर समीर उसकी तरफ अपनी एक आंख को उठाकर देखते हुए, अंडरस्कोर तो क्या?
मेरे प्यारे कंश मामा जी का लिटिल ब्रदर उनसे दूर हो जाएगा और उनकी ब्लड लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। फिर वह खुद के सिर पर हाथ मारते हुए को, अरे नहीं नहीं, वरुण आपकी ही औलाद है तो आपकी ब्लड लाइन तो खत्म नहीं होएगी। समीर की ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनकर सभी के गले में खाना अटक जाता है। सभी खांसने लग जाते हैं, लेकिन हमारे रणविजय के चेहरे पर बहुत बड़ी और प्राउड से भरी मुस्कान थी। सूरज जी उसके सिर पर मारते हुए को, इसमें इतना प्राउड होने वाली कौन सी बात है, तुझ पर क्या है, बिल्कुल बेशर्म किसी था का, मैं तो पहले तुझे ही परेशान था, अब तो तेरा बेटा भी यहाँ का, न जाने क्या होगा इस घर का। रणविजय अपना मुंह बना लेता है और खोलकर सूरज चेक करते हैं, इस घर का क्या होना है, जैसे इस घर में हाथ से 31 साल पहले मुझे ऐसा फोनहर लड़का पैदा हुआ था, वैसे ही आज मेरे घर में भी एक फोनहर लड़का पैदा हुआ है जिसके दिमाग की कोई प्रशंसा की ही नहीं जा सकती। तू तो अपना मुंह बंद ही रख तो ही अच्छा है। सॉरी दोस्तों, आज की नेटवर्क इस प्रकार, मुझे आज इस चैप्टर को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं कल पढ़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेकर आऊंगी और उसके साथ साथ कुछ अनाउंसमेंट भी है, हो तो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।